हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टर्म इज फूड. इट इज डिफाइंड एज द थिंग दैट गिव्स अस एनर्जी फॉर वर्किंग ऑफ डेली लाइफ इज कॉल्ड food. We are familiar with this term in earlier classes as well as the term, the things which we are eat in our daily life, like as a food, vegetable as a food, meat as a food, and grains as a food, all things as a food. And after eating the food, these things utilized in our body and convert into energy for doing the daily activities. So this term is defined as food. जैसे कि हम डेली खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में सारी चीज़ों को खाने के बाद में हमारी बॉडी में एनर्जी आती है फॉर डेली वर्किंग। जो हम डेली काम करते हैं उसकी वर्किंग के लिए हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वी टेक द फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड एज वेल एज प्लांट्स. Food hold the nutrients like carbohydrate, proteins, vitamins, minerals, etc. nutrients. We know that food can hold the type of nutrition like carbohydrate, protein, vitamins, all nutrients having the different function we have studied in earlier classes. Now in this chapter we are discuss about the term agriculture, crop production and etc. terms. So let's start the term agriculture. Agriculture. It is defined as the branch of biology that deal with the production of crops and rearing and caring of animals for human benefit is called agriculture. बच्चों देखिए एग्रीकल्चर क्या है। बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं क्रॉप की प्रोडक्शन से, रेयरिंग और केयरिंग ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं, जहाँ हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, साथ में हम कैटल्स को पालते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं और उनसे मिल्क एज अ प्रोडक्ट, मीट एज अ प्रोडक्ट, एग एज अ प्रोडक्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, दैट मीन्स ह्यूमन के बेनिफिट के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। उस टर्म को साइंस में एज अ एग्रीकल्चर डिफाइन किया गया बायोलॉजी में। आर यू सीन इन द पिक्चर्स, देयर आर सम पिक्चर्स शोज द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, a plowing of field by help of bulls, and there is a transplanting the plants by the hand. Next, some branches of agriculture. This is important. Some branches of agriculture. First is poultry, the branch of agriculture under which we can deal with the rearing and caring of birds like cock and for production of eggs and meat. पोल्ट्री वो टर्म है जहाँ हम एग्रीकल्चर के अंदर डील करते हैं रेयरिंग और केयरिंग ऑफ कॉक, जिसमें हम मुर्गी पालन कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? मुर्गी पालन, जहाँ मुर्गियों को पाला जाता है। दैट इज इन साइंस कॉल्ड एज पोल्ट्री फार्मिंग एंड द टर्म इज कॉल्ड एज पोल्ट्री। एग्रीकल्चर ऑफ hens for production seen in a picture. This is a picture of poultry farm where the production of eggs as well as hens for production of meat. The next term is pisciculture, the branch of agriculture under which we can deal with rearing and caring of fishes in artificial ponds and lakes are called pisciculture. That means different from nature, we are artificially breeding the fishes for the सेलिंग एंड प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज पिसिकल्चर। यहाँ देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा मछलियों को आर्टिफिशियल तरीके से पालना। पहले उनके छोटे छोटे जो टेडपोल्स होते हैं, टेडपोल्स को रियर किया जाता है, फिर उसे किसी आर्टिफिशियल पॉन्ड में पाला जाता है, फिर उन्हें हंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट टर्म इज एक्वाकल्चर। फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर, एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर अंडर विच वी कैन डील विद द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, टर्टल्स एक्सेट्रा फॉर द फूड। इसमें देखिए पिसिकल्चर में ओनली फिशेस को रेयर किया जाता है, यहाँ पे सारी वेराइटीज़ को लाइक क्रैब्स, प्रॉन्स, टर्टल्स, टर्टल्स होते हैं कछुए, क्रैब्स होते हैं केकड़े और प्रॉन्स होती हैं झींगा वाली मछली जो होती है आपकी, फॉर फूड और कॉल्ड एज एक्वाकल्चर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट टर्म इज हॉर्टिकल्चर, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर अंडर विच वी कैन डील विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स आर सीन इन डायग्राम। में आर्टिफिशियली इसमें क्या करते हैं, बढ़िया ब्रीड्स पैदा करते हैं, अच्छी फ्रूट्स की वेराइटी, वेजिटेबल्स की वेराइटी और बहुत सारी चीज़ इसमें प्रोड्यूस की जाती है, डेकोरेटिव प्लांट्स लाइक फ्लावर्स। दिस इज टर्म इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर अंडर विच वी कैन डील विद rearing and caring of cattle, that is also called as livestock, to obtain milk, meat and other products from them. This is called as animal husbandry. ये वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें हम पशुओं को पालते हैं अपने बेनिफिट के लिए, उनसे मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, मीट प्रोड्यूस करने के लिए और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं और लेदर वगैरह भी प्रोड्यूस करने के लिए।
are seen here in the pictures. Next is apiculture, the branch of agriculture under which we can deal with the rearing of honey bees for production of honey and wax. This is known as apiculture. आपने देखा होगा आर्टिफिशियली आपके सराउंडिंग में जहाँ पे फूलों की खेती होती है, जहाँ पे मस्टर्ड की क्रॉप्स होती हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियली एपीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट इज टर्म इज क्रॉप. इट इज डिफाइंड एज द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज क्रॉप. एक जैसे पौधों को लंबे और बड़े एरिया में एक साथ प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप्स, फसलें. फॉर एग्जाम्पल वीट क्रॉप, कॉटन क्रॉप, wheat crop and cotton crop, etc. crops we are produced. There is a mistake. One times is a crop here. Next is crop produce. The product of cultivated plants is called crop produce. जब हम प्लांट्स को काट लेते हैं तो उससे जो अनाज या जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, चाहे ऑयल मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, दे आर नोन एज क्रॉप प्रोड्यूस. सो रीच ऑन द नेक्स्ट टर्म, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सेशन. सेशन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स के टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं. द क्रॉप्स इज टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द सेशन, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. फर्स्ट डिस्कस्ड खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स दैट आर सोन इन रेनी सेशन in month of June and July are harvested at the end of September and October month are called खरीफ क्रॉप्स. वो फसलें जिन्हें रेनी सीजन यानी मानसून सीजन में, अब जो जून और जुलाई का मंथ चल रहा है, अभी जो फसलें बिजाई कर दी गई हैं, जिन्हें सोन कर दिया गया, बीजना. देन द एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर, जिसे सितंबर और अक्टूबर में कट कर लिया जाता है, यानी उनसे प्रोडक्ट हार्वेस्ट कर लिया जाता है. दे आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. लाइक कॉटन, जैसे अपने अभी कॉटन की क्रॉप्स लगाई होंगी, देखा होगा आसपास के एरिया में कॉटन क्रॉप्स होंगी. राइस यानी पैडी यानी धान, मेज़ यानी कॉर्न, सोयाबीन, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो इस सेशन में उगाई जाती है. दे आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स. सीन दिस आर इन अ पिक्चर, दिस आर सोयाबीन, maize, rice, that is paddy also, and cotton crop. So reach on the next, that is rabi crops, the crops that are sown in the winter session in month of October and November. After harvesting the kharif crops, we are sown the rabi crops and harvested at the end of the winter session like March and April month. Especially, you know, familiar with the wheat, gram, pea and mustard are the those crops which are हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ विंटर सेशन. गेहूँ, चना, मटर और सरसों जैसी कुछ फसलें हैं. सीन इन अ डायग्राम, दिस इज अ ग्राम, मस्टर्ड, पीस एंड व्हीट. नेक्स्ट टर्म इज सो मच इम्पोर्टेंट, द स्टेप्स ऑफ द एग्रीकल्चर. दे आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स वी आर with the help of some tools we produce the agriculture practices, and we discuss about the agriculture practices. First is preparation of soil. See in a flow chart. First is preparation of soil. In the preparation of soil, two processes are done: plowing and leveling. In the second, selection and sowing of seeds. First we select the seeds which are the better and which are fresh seeds. After that, sowing of seeds. Then third is adding of manure. Fourth is irrigation, and the next is fifth is crop production using the weedicides and pesticides. That means protect the crop from the insects, etc. And sixth is harvesting of the mature crop. Next is storage. Last one is storage. So we discuss the each individually. First is preparation of soil. In the first step, the growing of the crops involves the loosening and turning of soil. Loosening and turning of soil with the help of agriculture implements like plow, cultivator and hoe. कुछ एग्रीकल्चर टूल्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं. जैसे आपने देख रहे हैं, देयर इज़ अ कल्टीवेटर मशीन. देयर इज़ अ कल्टीवेटर मशीन. इट्स कैन ब्रेक द हार्ड सॉइल इनटू द बिग क्लम्प्स. बड़े बड़े पत्थरों से टुकड़ों में, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ देती है, बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल. नेक्स्ट इज टू प्रोसेस अंडर विच आर द ड्यूरिंग द योर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट इज प्लॉइंग. The process of loosening and turning of the soil is called plowing and tilling. वो प्रोसेस जिसे हम लूजनिंग करते हैं सोइल की और प्लग करते हैं, दैट इज टिलिंग प्रोसेस और प्लॉइंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्लावर. दिस इज अ मैकेनिकल प्लावर यूज्ड विद द ट्रैक्टर एंड द योर मैनुअल प्लावर दैट इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ बुल. लेवलिंग. The after plowing, the plowed land is leveled and pressed lightly with the help of wooden plank or iron leveler.
जब बड़े बड़े टुकड़ों में मिट्टी टूट जाती है, देन आफ्टर दैट लेवलिंग इज डन. After that, leveling is done. The big clumps of the soil are braked with the help of a wooden board, wooden plank, or iron leveler. This process is called as leveling. Leveling is done before irrigation. Now, next, importance of loosening of the soil. Loose soil particles have the more air spaces that helps the roots of the crops plants to be breathe better. जो लूज सॉइल है उसमें क्या होगा, एयर स्पेसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ढीली हो जाएगी मिट्टी, लूज हो जाएगी, जिसमें एयर स्पेसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे प्लांट्स को ब्रीथ करने में हेल्प मिलेगी. यू नो दैट प्लांट्स आर ब्रीथ थ्रू द सॉइल, एयर्स एंड थ्रू द वाटर. ब्रीथ. लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड द मोर वाटर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, हेल्प्स द रूट फॉर द एब्जॉर्ब द मोर वाटर. अगर मिट्टी अच्छी तरह से होगी, ढीली ढाली होगी, तो उसमें पानी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन की. Loose soil promotes the growth of usual soil microbes. The microbes helps to be add the humus to the soil. There is a no human, there is a humus. Humus to the soil. There is a humus. Humus. Humus to the soil. Clear? Selection and sowing of seeds. After soil preparation, the second step is selection and sowing of seeds. While selecting seeds, the following precautions should be taken. अब बीज को बीजने से पहले क्या आपको प्रिकॉशंस चाहिए. ओनली क्लीन एंड हेल्थी एंड डिजीज फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड. हम देखेंगे जो बीज अच्छे हैं, जो हेल्दी हैं, जिन्हें कोई फंगस वगैरह नहीं लगा, कोई ख़राब नहीं, डैमेज नहीं है, पर उन्हीं सीड्स को सिलेक्ट करेंगे. सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद द फंगीसाइड. सीड को जो है सोन करने से बिफोर हम क्या करेंगे, फंगीसाइड से ट्रीट करेंगे. दैट मीन्स कुछ केमिकल्स उस पर मिक्स करेंगे ताकि उसे फंगस ना लग जाए पानी की वजह से. Sowing of the seeds is the process of placing the seeds into the soil. Sowing is that process in which the placing the seeds into the soil. बीजों को मिट्टी में रखने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं sowing. Condition of sowing of the seeds. Seeds should be placed at the right depth. जो बीज है उनको एक proper depth पे बीजना होता है. And seeds should be sown at the right intervals. Right intervals means एक proper time पे. ऐसा नहीं है कि जो सेशन ही नहीं है उसे, अब मान लो अब आपको पता है कि वीट का सेशन नहीं है, तो हम वीट के सीड्स को डालेंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे और ग्रोन नहीं होंगे. Here is sowing by the, this is a sowing is done by using seed drill. बीजने वाली जो मशीन होती है सीड ड्रिल, और आर्टिफिशियल जो आपका है मैनुअल सीड ड्रिल, जो पुराने टाइम में ट्रेडिशनल सीड ड्रिल यूज होता था. ट्रांसप्लांटेशन. नेक्स्ट टर्म इज ट्रांसप्लांटेशन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरीज टू द फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. आपने देखा होगा जब भी धान की रोपाई होती है तो उससे पहले नर्सरीज में प्रिपेयर किया जाता है, उसकी सीडलिंग्स यानी उसकी पौध बनाई जाती है. सीडलिंग्स यानी उसकी पौध तैयार की जाती है, फिर उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है नेक्स्ट फील्ड के अंदर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन. एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. देखिए क्या एडवांटेजेस हैं. इट हेल्प्स इन द सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग्स. इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो सीडलिंग्स डैमेज होगी, जो पौध खराब होगी, हम उसे नहीं बीजेंगे, जिससे हमारे हेल्दी प्लांट्स ग्रो होंगे. प्लांट गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. प्लांट्स को अच्छी तरह से सनलाइट और न्यूट्रिशन मिलेंगे क्योंकि हम इसे आर्टिफिशियली बाय हैंड ट्रांसप्लांट करते हैं. स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज द मैनुअल प्लांटेशन. हम हाथों से इसे जब बिजाई करते हैं, प्लांट करते हैं, उससे उसके बीच का जो गैप है मेंटेन कर सकते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज replenishment of soil. The third step is of agriculture practice is replenishment of soil. The process of adding the required nutrients into the soil by using manure and fertilizer is called replenishment of soil. वो प्रोसेस जिसमें हम रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को सोइल में ऐड करते हैं, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को, जिससे न्यूट्रिशन को दोबारा रीगेन किया जा सके. दैट इज नोन एज रीप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल. नेचुरल मेथड ऑफ रिस्टोर फर्टिलिटी आर फैलोइंग. द मेथड इन when लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो फॉर द मोर देन वन सेशन. एक से ज़्यादा सेशन में मिट्टी को बिना बिजाई के छोड़ देना, दैट इज फैलोइंग. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. इन दिस मेथड द डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड विच complete the deficiency of nitrogen into the soil with the help of rhizobium bacteria present in the root nodules of the leguminous plants. देखिए क्रॉप रोटेशन क्या है. एक बार अपन ने सिंपल क्रॉप बिजाई कर दी, उसके बाद में हमने दालों वाली पौधे जिन्हें लिग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, जिनके रूट्स के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे उन्हें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होती है सॉइल में. इसीलिए कहते हैं कि एक बार हमें दालों वाली फसलें बीजनी चाहिए, लाइक मस्टर्ड, ग्राम और लेंटिल एक्सेट्रा. एंड द नेक्स्ट इज मिक्स क्रॉपिंग. इन दिस मेथड मोर देन वन क्रॉप आर ग्रोन ऑन अ सेम फील्ड. क्रॉप आर सेलेक्टेड सच अ वे दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय द अदर क्रॉप. अब इसमें क्या किया जाता है मिक्स क्रॉपिंग में. मिक्स क्रॉपिंग में
हमें एक से ज़्यादा क्रॉप्स को इसी तरह से सिलेक्ट करना पड़ता है कि एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप के न्यूट्रिशन को फुलफिलनेस मिले, यानी एक क्रॉप दूसरे क्रॉप्स को न्यूट्रिशन दे। जैसे अपन एक दाल वाली क्रॉप लगा ली और एक सिंपल क्रॉप लगा ली, तो वो एक दूसरे को क्या करें, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट टर्म इज मिन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मिन्योर is an organic substance rich in nutrients obtained by the decomposition of plants and animal waste by microbes। मिन्योर वो होती हैं जो आपकी जो होती है प्राकृतिक खाद होती है, जैसे हम गली सड़े गोबर से, गली सड़ी सब्जियों के छिलकों से, इन चीज़ों से बनाते हैं, होती हैं मेन्योर। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसे कोई केमिकल सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। देन आते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर रिच इन द स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है, हमें स्पेशल कोई न्यूट्रिशन की अगर कमी हो गई है तो हम उसमें स्पेशल न्यूट्रिशन डालते हैं, जैसे फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे आपका कैलिफिट है, लिफोसो है, और एनपीके यूरिया। आपने देखा होगा यूरिया, तो मोस्ट ऑफ सभी ने देखा होगा, जब खेतों में पानी डालने से पहले यूरिया का छिड़काव किया जाता है। यूरिया कैन कंप्लीट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, और देर इज अ एनपीके दैट मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम डेफिशिएंसी कंप्लीट करने वाली यूरिया है। ये कौन सी डेफिशिएंसी करने वाली है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम करने वाली है। सी इन अ बैग, सी ऑन द बैग, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। देखिए कुछ नुकसान भी है हम फर्टिलाइजर्स को अगर यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर कॉज वाटर पॉल्यूशन। अब ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से जो पानी है, अगर पानी बहकर कहीं जाता है, किसी रिवर वगैरह में मिक्स होता है, तो वाटर पॉल्यूशन होता है। फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट मीन्स देट डज नॉट डीकम्पोज बाय द नेचर। नेचर में दोबारा मिक्स नहीं हो सकते। फर्टिलाइजर्स कॉज द सॉइल पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर क्या करते हैं, मिट्टी को भी पोल्यूट कर देते हैं और उसकी पीएच को चेंज कर देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। मेन्योर की क्या एडवांटेज है ओवर द फर्टिलाइजर, सी enhance the water holding capacity of soil। manure enhance the water holding capacity of soil, increase the number of the soil friendly microbes, improve the texture of soil and the humus to the soil। और साथ में मिट्टी में जो ब्लैक पिगमेंट होता है that can provide the nutrient to the soil, that is humus to the soil। the fourth step of the fourth step of your agriculture practice is irrigation। It is defined as the to supply the water to the crop plant at the regular interval through the sources other than rain is called irrigation। बारिश के अलावा पौधों को पानी देने की जो प्रोसेस है उसे हम इरीगेशन कहते हैं। अदर सोर्सेज लाइक रिवर, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, कहीं से भी। फैक्टर्स ऑन विच द इरीगेशन डिपेंड, नेचर ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स, नेचर ऑफ सॉइल एंड सीजन व्हेन द क्रॉप्स ग्रोन। देखिए पानी देने की जो प्रोसेस है, इरीगेशन जो प्रोसेस ऑफ क्रॉप टू क्रॉप डिफर करती है। नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट, जैसे राइस को ज़्यादा पानी चाहिए और वीट को कम चाहिए, और आपके जो मिलेट्स हैं, बाजरा वगैरह है, उनको सबसे कम पानी चाहिए। नेचर ऑफ सॉइल मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द सॉइल इज योर सैंडी सॉइल दे कैन नीड द मोर वाटर, इफ़ द सॉइल इज रेड सॉइल नीड द लेस वाटर, एल्यूमिनियम सॉइल इज नीड द इंटरमीडिएट वाटर। सीजन व्हेन द क्रॉप ग्रोन, और सीजन पे भी डिपेंड करता है किस सीजन में। इफ द रेनी सीजन देन नीड द लेस वाटर, इफ इट इज अ ड्राई सीजन देन नीड द मोर वाटर। Sources of irrigation. The sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams, tanks, canals, etc. Traditional method of irrigation. The method of irrigation which are used in the ancient time are called traditional method of irrigation। जो पुराने टाइम में पानी देने की प्रोसेस थी पौधों को, वो ट्रेडिशनल मेथड कहलाते हैं। लाइक चेन पंप, सीन दिस इज़ अ राहत। इसमें क्या होता था, एक लेवर सिस्टम होता था जिससे यहाँ से बैल की सहारे घुमाया जाता था, और पानी यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम था, नीचे पुली सिस्टम से वहाँ जाके वो घूमता था, जो व्हील था फ्लाइंग व्हील घूमता था, और फ्लाइंग व्हील के घूमने से पानी वहाँ से वेल से सोर्स आउट होता था। दिस इज अ ढेकली, इसमें एक पत्थर से, ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है ढेकली, जिसमें बिना रस्सी के बिना चीज़ों से पानी निकाला जाता था। इसमें एक बड़ी जो स्टिक आपको दिखाई दे रही है, इसे पानी में डुबाया जाता था, उसके बाद में पत्थर से बांध दिया जाता था, जिससे वजन के कारण बाल्टी ऊपर आ जाती थी। नेक्स्ट इज चेन पंप। ये चेन पंप सिस्टम है, इसमें इसे व्हील को रोटेट किया जाता है, जैसे एक ट्यूब या कैनाल के अंदर पानी आ जाता है, जिससे वो पानी आगे फ्लो कर जाता है। नेक्स्ट इज मोड सिस्टम, बाय हैंड, पुली से बाय हैंड डालना नालियों के थ्रू, दैट इज मोड सिस्टम। These are the tradition. Now the modern system of irrigation. Two main method of the modern system which conserve water are. फर्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। आज आपने देखा होगा जहाँ पे पानी की कमी होती है, खासकर जहाँ बाग लगाए जाते हैं, गार्डनिंग की जाती है, वहाँ पे इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड द होल्स ऑफ द पाइप्स अलो द वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ रूट्स। इसमें क्या, जमीन के नीचे पाइप का सिस्टम डेवलप किया जाता है,
और इस पाइप के सिस्टम से आफ्टर जो क्लोजिंग कर दी जाती है और यहाँ पे पौधों की जो जड़ें होती है वहाँ पे होल्स कर दिए जाते हैं और बूंद बूंद से पानी पौधों की जड़ों में जाता रहता है। दिस इज नोन एज ड्रिप सिस्टम और ये सारा पंप सिस्टम से कनेक्ट होता है। इसमें एक तो पानी कम यूज़ होता है और दूसरा इवेपोरेशन चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे कम पानी को यूज़ करने वाला मेथड यही है। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। ये तो हम अपने स्कूल्स में आफ्टर पार्क्स वगैरह में देखते हैं। इन दिस मेथड द वाटर इज स्प्रेड विद द ऑन द प्लांट्स यूजिंग द स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स ये जो नोजल लगे होते हैं ऊपर घूमने वाले रोटेटिंग नोजल्स, उन्हें हम स्प्रिंकलर्स कहते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग द रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप इज कॉल्ड स्प्रिंकलर्स। The sprinklers are joined to the main pipeline through the pump system and water is ejected out from the rotating nozzle। जो पानी उन रोटेटिंग नोजल से पीछे से मोटर से प्रेशर होता है और वहाँ से निकलता रहता है। ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट है उससे। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। फिफ्थ स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज क्रॉप प्रोटेक्शन। वीड्स, द अनवांटेड प्लांट्स दैट आर ग्रोन विद द मेन क्रॉप इज कॉल्ड एज वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन हो जाते हैं मेन क्रॉप्स के साथ, दे आर कॉल्ड एज वीड्स। जिसे हमें ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिक, जैसे घास वगैरह जो एक्स्ट्रा उग जाता है। फॉर एग्जांपल एमरेंथस यानी चौलाई, वाइट गुज फूट यानी बथुआ, ये कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हैं जो जिन्हें हमें उगाते नहीं है, बीज भी नहीं डालते हैं, फिर भी वो क्रॉप्स के साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं। दे आर नोन एज वीड्स। वी आर रिमूव द वीड्स विद द हेल्प ऑफ मैनुअली विद द हेल्प ऑफ योर सीकल एंड योर स्पेड एक्सेट्रा। देखो आप कस्सी से यानी स्पेड से, फावड़े से उसे निकाल सकते हो इन चीज़ों से, या स्प्रे करके। वीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड फ्रॉम फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। जो प्रोसेस है, चाहे वो मैनुअल मेथड से हो चाहे वो केमिकल मेथड से हो, वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। वीडीसाइड्स, द केमिकल्स विच स्प्रेड इन द क्रॉप्स टू किल द वीड्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। कुछ केमिकल स्प्रे की जाती है, आपने देखा होगा खेतों में स्प्रे पहले किया जाता है ताकि अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन ना हो, अगर हो गए तो वो खत्म हो जाए, लाइक मेटाक्लोर एंड डोलाफोन। Next are insecticides. The chemicals which are sprayed in crops to kill the insects are called insecticides। वो केमिकल जो यूज़ किए जाते हैं स्प्रे करने के लिए क्रॉप में, उन्हें कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स को, जैसे आपके मोथ्स लग जाती हैं यानी लटे पड़ जाती हैं, या कुछ और इंसेक्ट्स लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उन्हें किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल DDT एंड मेलोथिन। नेक्स्ट इज रोडेंटिसाइड्स। Rodenticides, the chemicals which are used to kill the rodents from the crops are called rodenticides। फॉर एग्जाम्पल rat is killed by using poison। आपने देखा होगा खेतों में चूहे अपने बिल बना लेते हैं और जड़ों को खोखला कर देते हैं, मिट्टी को खोखला कर देते हैं, जिससे पौधों की जड़ें प्रॉपर उग नहीं पाती और नीचे से जड़ों को खा जाते हैं। उन्हें रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। रोडेंट्स कहते हैं, रोडेंट्स को किल करने के लिए पॉइजन डाला जाता है। लाइक आपकी वो लग जाती है, दीमक लग जाती है, दीमक को भी इसी तरह से किल किया जाता है। फंगिसाइड्स, द केमिकल सब्सटेंस which are used to prevent the seeds from fungus are called fungicides। कुछ केमिकल से सीड्स को बिफोर सोइंग ट्रीट किया जाता है, नोन एज फंगिसाइड्स। द सिक्स स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योरेशन। क्रॉप्स का मेच्योर होने के बाद उसे गैदर करना, इकट्ठा करना और काटना, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज ईदर डन बाय मैनुअली बाय सीकल यानी दराती से काटा जाता है, और अदर रीपर मशीन और कंबाइन मशीन से। आप देख सकते हैं दिस इज अ बाय हैंड, here this is by hand and upper is using the combine machine। The next is threshing। after the harvesting the grains the separated from the chaff यानी भूसे से उसे अलग करने के बाद में थ्रेशिंग प्रोसेस है। ठीक है, अनाज को उसके भूसे से अलग करना यानी उसकी तूड़ा जो भी है उससे अलग करना, वो प्रोसेस है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज डन बाय यूजिंग द थ्रेशिंग मशीन और कंबाइन मशीन। क्लियर, you see the threshing machine which can separate the grains on one side and your chaff on one side। Winnowing, the winnowing helps into separation of the grains from the husk from the blowing winds। बहती हुई हवा से अनाज को अलग करना, जैसे हम घर में हम करते हैं पिसाई पे डालने से पहले हम उसे कहते हैं विनोइंग करते हैं, बहते हुए पंखे के सामने, या मंडियों में, या आपने देखा होगा वहाँ पे विनोइंग मशीन का यूज़ किया जाता है, यानी कि ग्रेन से शाफ को प्रॉपर क्लीन करने के लिए। स्टोरेज, आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द शाफ द सीड्स नीड टू बी स्टोरेज। देखिए अब अनाज अलग हो गया है, सारा कुछ तैयार हो गया, उन्हें स्टोर करना पड़ता है। नेचुरल मेथड देखिए स्टोर करने के, जो डोमेस्टिक मेथड है उसमें क्या है, नीम लीव्स का हम यूज़ करते हैं, मैच स्टिक्स का यूज़ करते हैं, अंडर ड्राई करते हैं, सनलाइट में धूप में सुखा कर उसे स्टोर कर दिया जाता है। और केमिकल स्टोरेज में आपको पता ही होगा क्या करते हैं, उसमें कुछ पॉइजन्स का ऐड किया जाता है जिन्हें वीविल वगैरह ना लगे। वीविल होती हैं इलियाँ। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज डन इनसाइड द गनी बैग्स, स्टोरेज टैंक्स, सिलोज एंड गोडाउन्स। गनी बैग्स होती हैं जूट की बोरियाँ, स्टोरेज टैंक्स आप जो घरों में यूज़ करते हो टैंकियाँ, सिलोज होते हैं जो गोडाउन होते हैं जहाँ पे उसे मॉइस्चर फ्री रखा जाता है, वैक्यूम में रखा जाता है, और गोडाउन्स आपको पता ही हैं। सम मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस,
which are related to the chapter. Broadcasting, the process of sowing seeds by hand is known as broadcasting. हाथों से बीजों को लगाने की जो प्रोसेस उसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. बफर स्टॉक, एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ द ग्रेन्स इज कॉल्ड बफर स्टॉक. जब हमारे गोडाउन्स में एक्स्ट्रा स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं बफर स्टॉक. और इसी का हिंदी में एक मतलब अपना जो नॉर्मल जो रेगुलर भाषा आपकी है उसमें आप बफर कह देते हो. बफर मीन्स एक्स्ट्रा. बफर. द हाइब्रिडाइजेशन, it is a technique used for developing a new varieties of crops by the cross breeding of the two different varieties is called hybridization. इसमें देखिए बच्चों वो टेक्निक है जिसमें नई वेराइटी प्रोड्यूस करते हैं बाय क्रॉस ब्रीडिंग. आपने देखा होगा, आपने नए नए बीज मार्केट में देखे होंगे, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नेम से आते हैं. वो हाइब्रिड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड बीज. वो कैसे होते हैं, उसे लैब्स के अंदर जो एग्रीकल्चर लैब्स हैं इंस्टीट्यूट्स में वहाँ उन्हें डेवलप किया जाता है. नॉर्थ इंडियन जो फर्स्ट जो क्रॉप है वो है बीटी कॉटन. ये आपकी कॉटन की एक क्रॉप है, बीटी कॉटन, जैसा बीटी नरमा कहते हो. सोनालिका वीट की क्रॉप है, एक हाइब्रिड है. नेक्स्ट इज emasculation, the process in which the anthers of the one variety of the plants are removed to prevent from fertilization is called emasculation. आपने देखा होगा एंथर. एंथर क्या होते हैं, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कट टू प्रिवेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, ताकि वो फीमेल पार्ट के साथ जाके फर्टिलाइजेशन ना कर सके. इस फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज इमेस्क्यूलेशन. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स. सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, सोइल एंड वाटर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. पूरी नाइट्रोजन का सर्कुलेट होना एयर से सोइल से फिर दोबारा एयर में, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल. सम स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल. फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. The process of conversion of atmospheric nitrogen into nitrogenous compound or nitrogen compound are called nitrogen fixation. नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना नाइट्रोजीनियस कंपाउंड लाइक अमोनिया एक्सेट्रा, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन कंपाउंड. नाइट्रोजन फिक्सेशन. अमोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स इनटू अमोनिया. देखिए अमोनिफिकेशन जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का डीकम्पोज होकर दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट होना कहलाता है अमोनिफिकेशन. Nitrification, the process of conversion of ammonia into nitrates, which help of nitrifying bacteria is called nitrification. Nitrifying bacteria like rhizobim bacteria, they convert the ammonia into nitrification. Nitrates, nitrate NO2 and NO3 like nitrates. Next is denitrification, the process of conversion of the nitrates into atmospheric nitrogen with the help of denitrifying bacteria is called denitrification. Clear? इसका रिवर्स हो जाएगा denitrification. Last is nitrogen assimilation, the process of conversion of the inorganic nitrogen compound into organic compounds before a part of living system is called nitrogen assimilation. That means convert into protein etc. Nitrogen convert into protein by plants. Seen in the diagram and to understand the all steps. First, this is atmospheric nitrogen. Seen here, this is atmospheric nitrogen. First step is nitrogen फिक्सेशन. लिग्यूमिनियस प्लांट्स, दालों वाले जो पौधे हैं उनके रूट नोडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा. दे कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स, कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स. After converting to nitrates, these nitrates are utilized by plants and convert into proteins. They are complex compound under assimilation process. Under assimilation process, this is called as nitrogen assimilation. यानी प्लांट्स ने नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया और उसे यूज़ कर दिया, यानी एसिमिलेट कर लिया. एसिमिलेट करके उसे प्रोटीन्स बनाए. उन्हीं प्रोटीन्स को प्लांट्स को हम कौन ईट करेंगे, एनिमल्स ईट करेंगे. क्लियर? और एनिमल्स और प्लांट के वेस्टेज जो हैं, जैसे आप पोटी वगैरह करते हैं या जो भी ये प्लांट का वेस्ट है, वो सारा क्या होगा, वेस्ट दोबारा से डीकम्पोज होगा. उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, यानी दोबारा जो डीकम्पोजेबल मटेरियल उसका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाना. देन अगेन मिक्स विद द सॉइल, दोबारा मिट्टी में मिल जाना. क्लियर? द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर दीज कंपाउंड्स convert in with the help of denitrifying bacteria into atmospheric nitrogen. This is circulation is called as nitrogen cycle. Another the method is for converting nitrogen direct by lightning. By the lightning, atmospheric lightning, जो आकाश में बिजली चमकती है, they convert the nitrogen into nitrates directly. Nitric acid, they mix with the water and convert into acids, and these acids are absorbed by the soil and absorbed by the plants again and recycled again. Clear? I hope कि आपको चैप्टर जरूर से समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ.